वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का जो मैंडेट है वो हिमालय में, पहले तो मैं एक स्टोरी शुरू करता हूँ हिमालय कैसे पैदा हुआ है। इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट दोनों का कॉलिशन से ये हिमालय आज से 50 मिलियन ईयर्स पहले पैदा हुआ है। अभी भी ये हिमालय बहुत एक्टिव है। लॉट ऑफ न्यू टेक्टोनिक एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन। हिमालय ऐसे आपका राइजिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है। हिमालय का नीचे बहुत सारा एक्टिविटीज़ चल रहा है जिसको हम कन्वर्जेंस बोलते हैं, एक्सुमेशन बोलते हैं, जिसको अंदर में कुछ रॉक है वो रीऑर्किंग हो रहा है। इसमें इतना सारी हलचल हो रहा है, अंदर में भी हो रहा है, बाहर में भी हो रहा है। तो हिमालय इस तरह से एक नाजुक एनवायरनमेंट है और इसी को हम लोगों का इंस्टीट्यूट, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का जो रिसर्च कंपोनेंट है, तो रिसर्च कंपोनेंट एक कंपोनेंट नहीं है, इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर। एक तो बिकॉज ऑफ दिस हिमालयन कॉलिशन, कन्वर्जेंस, इरोजन एंड एक्सुमेशन एंड ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़, ये हिमालय का जो लैंडस्केप है, ये लैंडस्केप आपको जो डैमेज पैटर्न को कंट्रोल करता है। जब यहाँ पर अर्थक्वेक आता है, जब यहाँ पर लैंडस्लाइड होता है, जब यहाँ पर एवेलेंच होता है, अभी अभी हमारा ऋषिगंगा धलीगंगा में हुआ है, तो ये जो हिमालय का लैंडस्केप है वो पूरा डैमेज पैटर्न को कंट्रोल करता है। फ्लैश फ्लड में, अर्थक्वेक में, लैंडस्लाइड में और एवेलेंच में। हम लोग जियोलॉजिकल स्टडी से सरफेस प्रोसेस को मालूम करते हैं और जियोफिजिकल स्टडी से हिमालय का नीचे सब सरफेस में क्या प्रोसेस चल रहा है उसको स्टडी कर सकते हैं। वो स्टडी से व्हिच पार्ट ऑफ द हिमालयन रीजन मोर वल्नरेबल फॉर अर्थक्वेक, मोर वल्नरेबल फॉर लैंडस्लाइड्स, मोर वल्नरेबल फॉर एवेलेंच, हम स्टडी करके निकाल सकते हैं। तो एक हमारा इंस्टीट्यूट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जे कहाँ पर हिमालय का रीजन ज़्यादा वल्नरेबल टू द डिसेस्टर है, एंड यही हमको डिसेस्टर करता है। जो वहाँ पर नीचे डाउन स्ट्रीम में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स है, पॉपुलेशन है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसके अगर इस तरह का एक्टिविटीज़ को हम लोग पहले से जियोफिजिकल, जियोलॉजिकल स्टडी से मालूम कर सकते हैं, ये प्रोसेस को हम बंद नहीं कर सकते। अर्थक्वेक को, लैंडस्लाइड को और जो हमारा एवेलेंच हो रहा है, ये जो जितना सारी प्रोसेस हिमालय में हो रहा है, इसको हम बंद नहीं कर सकते। लेकिन इसके इम्पैक्ट जो लाइव्स के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर हो रहा है, हम पहले से अगर हमको मालूम पड़ गया, हमको मालूम पड़ता है जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल स्टडी से, तब हम उसको जो इम्पैक्ट होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एक तो इस तरह का हमारा हिमालय नाजुक एनवायरनमेंट के ऊपर एक्टिविटीज चल रहा है। फिर उसके ऊपर हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी हो रहा है, अनप्लैन्ड माइनिंग हो रहा है। इसमें इतना सारी रिसोर्सेस है, हाइड्रोकार्बन है, इसमें लॉट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेस है, लॉट ऑफ आपको मिनरल्स है, ओर बॉडीज है। तो अगर उसको हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम में लगाएंगे तो जितना करना चाहिए हिमालय का ऊपर उसको कुछ इम्प्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। तो एक इकोनॉमी के लिए हमको वहाँ से एक्सट्रैक्शन करना है एंड नाजुक एनवायरनमेंट को हमको प्रिजर्व भी करना है। तो दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, कितना इकोनॉमी वहाँ से लेना है और कितना उसको हमको कंजर्वेशन की तरफ देखना है। जब तक एक मैकेनिज्म इवॉल्व नहीं होगा तब तक हम हिमालय के ऊपर इस तरह के स्ट्रेस बिल्ड करते रहेंगे, जो जैसे मैंने बताया अनप्लैन्ड माइनिंग हो, अनप्लैन्ड रोड कंस्ट्रक्शन हो और अनप्लैन्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हो और डिफरेंट तरह का इस तरह का एक्टिविटीज, सब कैस्केडिंग इफेक्ट है। इवन हम लोगों को मालूम है अभी क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हिमालय के जो ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर हमारा मेल्ट हो रहा है। हम लोग स्टडी से ये पता लगाता है कितना रेट में मेल्ट हो रहा है। मेल्ट होने के बाद वो फिर एक जगह जहाँ डिप्रेशन है वहाँ पर पानी इकट्ठा होकर के लेक पैदा होता है। जो हाई ऑल्टीट्यूड में लेक पैदा होता है वो कभी भी नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स में तोड़ के आने का प्रयास होता है। तो अगर वो हो गया, फिर नीचे हमारा अगर कुछ मंदिर है, इतना सारी पिलग्रिमेज जाते रहता है, इतना सारी कल्टीवेशन का काम होता है, बिकॉज हिमालय रीजन से इतना सारी वाटर और सेडिमेंट आता है, वो हमारा एग्रो इकोनॉमी के लिए बहुत मदद करता है। ये बहुत फर्टाइल एंड गांव में ये सब चीज लोग रहता है। तो अगर ऊपर
कोई लेक फॉर्म हो गया और ब्लास्ट हो गया और वो लेक टूट गया तो नीचे पूरा डिवास्टेशन करेगा, जैसे हम लोग केदारनाथ में देखे थे, जैसे अभी ऋषिगंगा धलीगंगा में देखे। इसका पहले भी बहुत तरह चीज उत्तराखंड पर्टिकुलरली स्टेट में बहुत सारा इफेक्ट हुआ था। तो ये स्टडी हम हिमालयन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में स्टडी करके बता सकता है कौन सा रीजन के ऊपर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, और वहां पर अगर कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होने लगेगा तो उसका एक इम्पैक्ट असेसमेंट करके ही वो प्रोजेक्ट को करना है, वेदर इट इज ए रोड कंस्ट्रक्शन, वेदर इट इज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, वेदर इट इज एनी अदर एक्टिविटीज। तब हम क्या कर सकता है, ये जो आपदा आता है आपदा से बाँच सकता है। जो ये सब हिमालय रीजन में जो हो रहा है, जब तक हमारा कुछ प्रॉपर्टीज और ह्यूमन लाइफ को लॉस नहीं हो रहा है तब तक हम उसको डिसेस्टर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब लॉस हो रहा है तो अभी हम उसको ध्यान दे रहे हैं। अदरवाइज वल्नरेबल, जहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है, ह्यूमन लाइफ्स नहीं है, ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड में कुछ ऐसे ही घटनाएं हो रहा है, उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान हम लोग नहीं दे रहा, इसीलिए क्योंकि उससे हमारा लॉस का असेसमेंट नहीं हो रहा। जहाँ पर लॉस रिलेटेड मैटर है वहीं पर हम लोगों को ध्यान में रखते हुए, तो हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग लिए हैं, किस तरह से ऐसे जो जियो हैजार्ड, हम लोग टोटली इसको जियो हैजार्ड कहेंगे, सब मिला के इसका इम्पैक्ट को कैसे रिड्यूस कर सकता है। इसीलिए हाल फिल में पर्टिकुलरली ऋषिगंगा धलीगंगा फ्लैश फ्लड के बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग एक बिकॉज इसी जब हम ग्लेशियर्स आपदा का बात करते हैं, ये उत्तराखंड स्टेट में ही 10,000 ग्लेशियर्स है, पूरा हिमालय में 10,000 ग्लेशियर्स है। तो सब ग्लेशियर्स को हमारा पास स्टडी करने के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, उतना हमारा पास ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो ग्लेशियराइज बेसिन है, जैसे भागीरथी बेसिन, इसमें गंगोत्री की और बड़े बड़े सब जो ग्लेशियर्स है, तो उस रीजन को हम लोग चुने हैं एंड उसमें हम लोग एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करने जा रहा है, जिसमें ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन रहेगा, जिसमें ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर रहेगा, जिसमें सेस्मोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा। तो जब भी कुछ ऐसे सिचुएशन जैसे अभी ऋषिगंगा धलीगंगा में हुआ था, आपका लैंडस्लाइड, जैसे आपका वहाँ से एक बहुत बड़ा रॉक मास और उसके ऊपर जो ग्लेशियर पूरा नीचे गिरा, 27 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वॉल्यूम। सो ये जो एवेलेंच हुआ, तो वो उस तरह का स्टडी जब न्यूक्लिएट हुआ, जब वहाँ से नीचे गिरा तो वो गिर के वो पूरा छोटा छोटा मास टुकड़ा हो गया, तो उसमें स्लरी मटेरियल आया। फिर हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे के तरफ वो जो स्लरी मटेरियल आने लगा, उसके डेब्री फ्लो का मोशन हुआ, फिर वो आकर के एक डैम पैदा किया। फिर जाकर के हमारा जो ऋषिगंगा में डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था, और नीचे जो तपोवन प्रोजेक्ट था उसमें धक्का लगाया, डैमेज किया। ये पूरा सीक्वेंस को हम लोग सेस्मोलॉजिकल नेटवर्क से पकड़ सकता है, जहाँ से शुरू हुआ, कहाँ कैसे वो डेब्री आया है, कैसे फिर वो डैमेज किया है, फिर फर्दर नीचे चला गया। तो पूरा स्टोरी को हम लोग बिफोर द इवेंट अगर पता लगा पाएंगे तो हम लोग इस तरह से कंटिन्यूसली मॉनिटर के बाद एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने जा रहा है, जिससे हम हमारा जो लोकल गवर्नर है, लोकल गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और गांव-गांव का लोगों को भी वो लोगों का सेंसिटाइज करने का जरूरत है, उन लोगों को समझाने का जरूरत है ऐसे आपदा का टाइम में उन लोगों को क्या करना है। और जब उनके पास अलर्ट आएगा, जब उसके पास सिग्नल आएगा अभी आप लोग इवैक्यूएट हो जाओ, वहाँ से हट जाओ, तो उसमें कैसे वो लोग रिस्पॉन्स करेगा, उसके लिए भी हम लोग बीच बीच में कैसे वो लोग रिस्पॉन्ड करेगा, उसके लिए भी एक आउटरीच प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, जिसमें उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसे आपदा का टाइम में उनका रोल क्या होगा। अदरवाइज ऐसे अलर्ट कर देंगे तो दे मे नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली, अगर रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो इसमें अगर आपदा से इतना नुकसान से हमको बचना है, तो जैसे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करके एक एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जब उसको एग्जीक्यूट करने लगेगा, गांव का लोग और उस जगह का लोग को भी रिस्पॉन्स करना है। तो मतलब क्या है ना, ये कोई अकेला नहीं कर सकता, सब मिलजुल के ये करना पड़ेगा, तो अभी इसका सक्सेसफुल स्टोरी यहाँ पर पैदा होगा। तो एक तरह का हम इसका जो नेचुरल डिजास्टर
इसके हम स्टडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, उससे हम इस तरह से काम को जन जन तक पहुंचा सकता है, सो दैट इसका इम्पैक्ट हम लोग रिड्यूस कर सकें। एक वन इफेक्ट है। सेकेंड जो चीज़ है, हम यहाँ पर जैसे बताया है, जो इंडियन प्लेट मूव कर रहा है, यूरेशियन प्लेट के साथ जब ऐसे टकराया, उसके बाद नीचे इस तरह से एक 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 लॉक जोन पैदा होता है। और इतना सालों से, इतना 100 सालों से जब लॉक जोन पर्टिकुलरली उत्तराखंड रीजन में बहुत बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया, मोर देन दैट वी कैन से दैट मेजर अर्थक्वेक नहीं आया। तो 100, 200, 300 साल में इतना एनर्जी सब सरफेस में जो स्टोर हुआ है, वो एनर्जी अगर निकालने लगेगा, कितना अमाउंट निकलेगा, कब निकलेगा, कहाँ निकलेगा, इसको हम लोग अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन बोलते हैं। उसका बारे में हमारा रिसर्च, नॉट ओनली हमारा इंडियन रिसर्च, वर्ल्ड में किधर भी वो प्रेडिक्शन अभी अर्थक्वेक मालूम नहीं है अभी ठीक से एग्जैक्टली, बट हम लोग कहाँ पर ज्यादा सब सरफेस में स्ट्रेन एनर्जी अकुमुलेट हुआ है, जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक रिलीज होता है, उसका हम लोग जीपीएस स्टडी से, सेस्मोलॉजिकल स्टडी से पता लगाते हैं। एंड पर्टिकुलरली हमारा जो यहाँ पर गारवाल कुमायून रीजन है, इस रीजन में बहुत सारी एनर्जी वहाँ पर अकुमुलेटेड हुआ है। इतना अकुमुलेटेड हुआ है, उसका अगर निकालेगा तो ये वाला एक मेजर अर्थक्वेक क्रिएट कर सकता है। लेकिन कब करेगा, क्या होगा, उसका बारे में अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एंड वेदर हमारा जो उत्तराखंड रीजन का गारवाल कुमायून रीजन है, रियली वो उतना अमाउंट अर्थक्वेक, जो मेजर अर्थक्वेक के बारे में हम बात कर रहे हैं, उतना बड़ा अर्थक्वेक क्रिएट करने का पोटेंशियल है कि नहीं है, वो भी हम लोग पता करने जा रहा है। तो बहुत तरह का ओपिनियन चल रहा है, यहाँ पर बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, कोई बोलता है कि नहीं, ऐसे नहीं है। तो उसके हम लोगों को जानकारी के लिए एक्चुअल क्या हो रहा है, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो दिस इज वन, इसको हम लोग सेस्मोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये स्टडी भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है, जो हम लोग हिमालयन रीजन इतना रिच है हमारा नेचुरल रिसोर्स के लिए, इतना वहाँ से जो हिमालय हाई अल्टीट्यूड में ग्लेशियर्स पैदा हुआ है, एंड वो ग्लेशियर्स हमारा इतना सारी बड़ा बड़ा नदी वहाँ से जो ओरिजिन हुआ है, वो नदी सेडिमेंट लेके आ रहा, पानी लेके आ रहा है, उसी से हमारा एनर्जी पैदा हो रहा है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उसी से हमारा इरिगेशन हो रहा है, उसमें हमारा जो इकोनॉमी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज उसमें से जो एग्रीकल्चरल हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर दे रहा है, इतना सारी। कभी कभी ये हाई ऑल्टीट्यूड का जो नदी है, उसमें हम ट्रांसपोर्ट का हिसाब से भी यूज कर सकता है। कभी बड़ा बड़ा लॉग जो वुड का है, वो वहाँ पर छोड़ देता है, पानी में वो निकाल के नीचे तक आ जाता है। तो इस तरह से इसका जो हिमालय का जो रोल है, इतना बहुत बड़ा है, बहुत सारी रिसोर्स है। और ये जब ये प्रेशर टेम्परेचर रेजिम में फॉर्म हुआ है, उसमें कई तरह का मिनरल्स एंड प्रीशियस ओर बॉडीज फॉर्म होता है, जो और वो दूसरे एनवायरनमेंट में हो नहीं सकता, वो हिमालयन रीजन में हो सकता है। हाइड्रोकार्बन, पहले तो जो हिमालय इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया, उसका पहले बीच में एक टेथिस सी था। तो टेथिस सी का सेडिमेंट जो है, उसमें लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल है, सेडिमेंट है, वो ऊपर उठ के आए हैं दोनों का टकराने से। तो उसमें भी हमारा हाइड्रोकार्बन का संधान मिलता है, हम लोग उसके ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं। देन हम लोग का नीचे जब कोई फॉल्ट जोन है, बारिश होता है, नीचे बारिश जब घुस जाता है, फिर वो नीचे जब हाई टेम्परेचर रॉक रहता है, उसका टच में आता है, तो वो वाटर गर्म हो जाता है। तो गर्म वाटर फिर वो एक फ्रैक्चर से ऊपर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल स्प्रिंग। वो जियोथर्मल स्प्रिंग इधर हमारे उत्तराखंड स्टेट में बहुत है। 40 जियोथर्मल स्प्रिंग्स हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 40 जियोथर्मल स्प्रिंग्स आइडेंटिफाई किए हैं। या जैसे मैं ये कह रहा था, जो हम लोग सरफेस से जब नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो नीचे का रॉक बहुत हाई टेम्परेचर में है। तो ऐसे कुछ फॉल्ट्स है, जिसमें जब बारिश होता है तो पानी वो फॉल्ट के थ्रू नीचे चला जाता है, जो और नीचे जा कर के जो हॉट रॉक है उसका कांटेक्ट में आता है, तो वो पानी बहुत गर्म हो जाता है, एंड कभी कभी वेपर भी हो जाता है। वो पानी पूरा फिर एक बिकॉज ऑफ दिस फोर्स बुआंसी, वो फिर ऊपर आता है, जिसको हम जियोथर्मल स्प्रिंग बोलते हैं। तो उसको भी हम लोग हमारा इंस्टीट्यूट में, ये पर्टिकुलरली हिमालय का जो उत्तराखंड स्टेट है, यहाँ पर हम लोग ऐसे 40 जियोथर्मल रिजर्वायर को आइडेंटिफाई किए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 40 जियोथर्मल रिजर्वायर आइडेंटिफाई किए हैं। ये जियोथर्मल बेसिकली क्या है, एक ग्रीन एनर्जी है। जैसे आजकल सबको मालूम है
दैट इतना सारी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो ग्लोबल वार्मिंग करता है, क्लाइमेट चेंज करता है। तो सब लोग चाहते हैं जो उसके वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हम उसको उतना ना करने दें, टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। इसीलिए एक अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स जैसे जियोथर्मल, जैसे ग्रीन एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, इतना सारी पोटेंशियल है। तो हम लोग ये भी प्लान किया है, आइडेंटिफाई किया है, पर्टिकुलरली जोशीमठ में हम लोग एक रिजर्वायर आइडेंटिफाई किए हैं जहां से नीचे का गर्म वाटर जब ऊपर आएगा और एक पर्टिकुलर लिक्विड के साथ मिक्स करके वो लिक्विड को वेपराइज करेंगे एंड इससे वो लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है, तो उसमें जो वेपर पैदा होता है इतना फ्लैश आउट होगा वो टरबाइन को घुमा सकता है। तो इस बाइनरी प्लांट के थ्रू हम लोग जो हमारा उत्तराखंड में इतना सारी जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स है वो जियोथर्मल ग्रीन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी एक प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग अभी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू साइन किए हैं। अगर उसमें छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर के करने जा रहे हो, सक्सेसफुल हो जाएंगे तो बाकी जितना सारी जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स है उसको हम लोग ठीक कर पाऊंगा। फोर्थ थिंग जो हम बताना चाह रहा है, ऐसे भी कोल्ड वाटर भी जो नीचे जाता है आता है जिसको हम लोग ऐसे ही स्प्रिंग बोलता है, वो कभी कभी वो जहाँ से बिकॉज ऑफ आवर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी कभी जहाँ से रिचार्ज होता है, कभी कभी डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा तो वहाँ से नीचे जो रिजर्वर है वो ठीक से चार्ज नहीं हो पा रहा है और अभी भी एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है। रेनफॉल बहुत 20 ईयर्स 30 ईयर्स पहले रेनफॉल बहुत स्लो गिरता था, स्लो होता था और बहुत देर तक होता था। अभी एक्सेसिव रेन होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, अब पूरा पानी और सरफेस रन से नीचे चला जाता है तो रिचार्ज होने का मौका नहीं मिलता है। तो उसके वजह से हमारा जो स्प्रिंग है वो ऑलमोस्ट डाई होने जा रहा है। तो स्प्रिंग को कैसे रेजुविनेट किया जाएगा और हम लोग भी उसको बेस्ड ऑन सम आइसोटोपिक स्टडीज हम लोग उसको प्लान कर रहे हैं, वो वाटर को कैसे रिजुविनेट किया जाएगा, स्प्रिंग को कैसे रिजुविनेट किया जाएगा। इस तरह से हम लोगों को अपर रीच में भी जितना सारी रिवर्स है, कभी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आता है, कभी लॉट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मटेरियल वहाँ पर ऐड होता है। तो जो जो वाटर है, नदी का वाटर गंगा में हम लोग दे रहे हैं, यमुना में देख रहे हैं, अपर रीच में, वो लॉकडाउन पीरियड में हम लोग ये स्टडी करके पता लगाया है अगर ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और अदर थिंग हमको स्टॉप कर देंगे तो पानी जो रिवर का है वो इटसेल्फ पीने का लायक है। हमारा बिना फिल्ट्रेशन वो पानी पी सकता होगा, वहाँ पर टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो हमारा ड्रिंकेबल पोर्टेबल लिमिट में आ जाता है। तो उसको भी हम लोग स्टडी करके जिस तरह के रिवर जैसे जमुना रिवर अभी पोल्यूटेड हो गया, गंगा रिवर को भी ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे तब ऐसे टाइम आएगा गंगा रिवर भी जमुना रिवर जैसा हो जाएगा, तो ऐसे पोल्यूटेड होगा तो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर का बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। तो वो स्टडी भी हम लोग करते हैं जे कहाँ से वहाँ पर जो पोल्यूटेंट मटेरियल ऐड हो रहा है, आयन ऐड हो रहा है, उसमें कुछ ट्रेस एलिमेंट ऐड हो रहा है, मेजर आयन और मेजर एलिमेंट ऐड हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, जियोजेनिकली हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिकली हो रहा है। जियोजेनिकली हो रहा है मतलब नेचुरल प्रोसेस में उसमें आ रहा है, और एंथ्रोपोजेनिकली हो रहा है मतलब मैनमेड कुछ एक्टिविटीज से आ रहा है, वेदर इट इज इंडस्ट्री, वेदर इट इज एनी अदर ऑल दिस थिंग्स। उसका भी स्टडी करके हम लोग रिवर एंड स्प्रिंग रिजुविनेशन कर रहा है। ये फोर्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग है जो हिमालय में अभी हम लोग काफ़ी जो बताया है हाइड्रोकार्बन का एनर्जी रिसोर्स हो सकता है, उसके भी फुट हिल्स में एंड फोर्डीप में हम लोग सिस्मिक डेटा को एनालिसिस कर रहा है। बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग उसको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कम समय में बहुत एक्यूरेट वे में हम इंटरप्रिटेशन करना कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें हमको सरफेस में क्या है, हाइड्रोकार्बन एक्युमुलेशन होने से जिस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, जिस तरह का ट्रैप चाहिए, वो ट्रैप का संधान में हम लोग काम कर रहा है। एंड हम लोग रिसेंटली वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में एक सेस्मिक इंटरप्रिटेशन लैब जस्ट एस्टेब्लिश किए हैं, एंड जिस लैब में हमारा 6-7 नया जो रिसर्चर्स है, नया जो साइंटिस्ट है, वो लोग काम कर रहा है दिन भर, सो दैट हम इसका बारे में संधान हम लोगों को इसका बारे में संधान लगे जो कहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स है, वेदर इट इज हिमाचल प्रदेश सम बेसिन्स में और सम ऑफ द हायर रिच बेसिन्स ऑफ द आसाम रीजन में, उसका बारे में भी हम लोग बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी हम लोग जो बताने जा रहा है, जो मॉनिटरिंग का बात हो रहा था बहुत पहले मैं बताए थे, उसके लिए भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम लॉन्च हो गया। तो विल बी एबल टू नो
दैट किस तरह से हम किसी रीजन को जियो हैजार्ड से हम मॉनिटरिंग करके उसका इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकता है, अर्ली वार्निंग कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वाडिया में हम लोग कर रहे हैं, तो पहले जो मैंडेट था 50 इयर्स पहले जो इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिश हुआ था, उसमें फर्स्ट मैंडेट था ये जो मैजेस्टिक हिमालय फॉर्म हुआ है, कैसे उसका जियोडायनामिक, कैसे उसका टेक्टोनिक चल रहा है, उस टेक्टोनिक एंड जियोडायनामिक्स का भी प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम, इस तरह से हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में स्टडी करता है बेस्ड ऑन जियोकेमिस्ट्री, बेस्ड ऑन पेट्रोलॉजी। एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, उस तरह से हम लोग को बेसिक साइंस मालूम होता है जो हिमालय जैसे पैदा हुआ है और अभी भी किस तरह से एक्टिविटी सरफेस में चल रहा है, किस तरह का एक्टिविटी सब सरफेस में चल रहा है। बिकॉज जो भी हम सरफेस में देख रहे हैं, इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द सब सरफेस प्रोसेस। सो दोनों जियोफिजिकल प्रोसेस से अगर सब सरफेस मालूम हो गया एंड जियोलॉजिकल से सरफेस मालूम हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी से, तो हम दोनों को लिंक एस्टेब्लिश कर सकता है। अगर लिंक एस्टेब्लिश कर देंगे तो जियोडायनामिक इम्प्लीकेशंस कैसे कैसे ये पैदा हुआ है इन कोर्स ऑफ टाइम टकराने के बाद ऑनवर्ड, इसके बारे में भी बहुत तरह इंफॉर्मेशन हम लोग को मालूम होता है। क्वेश्चन कभी कभी आता है, ये पुराना स्टोरी मालूम करके फायदा क्या है। कभी भी चीज हम अगर फ्यूचर में देखना चाहते हैं क्या होगा, प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, तो हमारा पिछले का डेटा बहुत जरूरत होता है। उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब हम ट्रेनिंग करते हैं मशीन को, उसी से हमारा सब्सिक्वेंट ईयर में क्या हो रहा है, क्या हुआ था, अगर ये स्टोरी ठीक से बिल्ड नहीं होगा तब हम अगला प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। उधर अर्थक्वेक के लिए प्रेडिक्शन हो, लैंडस्लाइड के लिए हो, तो पुराना डेटा हमको देखना चाहिए। और हिमालय का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन सब लोग को मालूम होगा, हिमालय यहाँ पर इतना ऊंचा स्टैंडिंग स्टॉल है बोल के अभी हमारे इधर बारिश हो रहा है, मानसून हो रहा है। अगर हिमालय नहीं रहता तो मानसून होने का चांस ही नहीं रहता। हमारा जो इतना एग्रीकल्चरल, इतना सारी चीज उसके ऊपर डिपेंडेंट पूरा कंट्री है, इकोनॉमी पूरा उसका नुकसान होता है। तो हिमालय का वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइमेट, वो भी फ्यूचर क्लाइमेट को अगर प्रेडिक्शन करना है तो फिर हमको पेलियो क्लाइमेट कैसे था, इसका मतलब लास्ट 10 मिलियन ईयर, 50 मिलियन ईयर, 20 मिलियन ईयर, 30 मिलियन ईयर पहले, इवन 50,000 पहले, 10,000 पहले किस तरह से क्लाइमेट था, किस तरह से हिमालयन टेक्टोनिक्स के साथ क्लाइमेट इंटरेक्शन हुआ है, हमारा इतना सेडिमेंट्स कैसे वहाँ से नीचे तक आए हैं। ये स्टोरी अगर ठीक तरह से हम बिल्ड नहीं कर पाएंगे, ये जियो साइंस, हिमालयन साइंस से हमको मालूम होता है, तब हम फ्यूचर में क्या होने जा रहा, फ्यूचर का प्रेडिक्शन क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा, वार्मिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने जा रहा, उस इम्पैक्ट से ग्लेशियोलॉजिकल हेल्थ क्या हो जाना, क्या होगा, इस पूरा स्टोरी हम लोगों को जब मालूम हो जाता है, तब हम लोग एक हॉलिस्टिक वे में जो हिमालय हमारे एवरीडे लाइफ के लिए इतना कंट्रीब्यूशन कर रहा है और आगे हमारा क्या मुसीबत आने का है, अगर आने का है स्टडी से पता लगे, तो उससे कैसे हमको छुटकारा मिलेगा, कैसे उसको हम बता सकते हैं जे इस तरह के हम चीज करें तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम आएगा, और उसके थोड़ा किस तरह से मैनेजमेंट करना है, किस तरह से हम उसको निकाल के बाहर आ सकते हैं, मतलब जो चीज हम एनविसेस कर रहा है, होने जा रहा है, उसको हम बंद कर सकते हैं। तो इस तरह सा चीजें के ऊपर अगर रिसर्च करना जरूरत है, तो अब डेटा वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड इसके ऊपर हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल ये नया मशीन आ गया, इससे हम बहुत बड़ा सेट, डेटा सेट को एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को यूज करके बहुत जल्दी ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करके इसके ऊपर एक सॉल्यूशन दे सकता है। तो ये मिटिगेशन का जो बात हो रहा था, ये एक जो चैलेंज है सोसाइटी के ऊपर, जिस तरह से चैलेंज है, वो चैलेंज को कैसे हम लोग एक सॉल्यूशन दे सकता है। जो इस तरह का जो आपदा का बारे में हम लोग बात किए, उसको नेचुरल फिनोमेना बंद नहीं कर सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकता है, उसको कैसे मिटिगेशन कर सकता है। और तीसरा चीज, लोगों को पास जो इंडस्ट्रियल चैलेंज है, जैसे मिनरल भी एक्सप्लॉयटेशन करना है, और भी एक्सप्लॉयटेशन करना है, तो उसको किस तरह से हम लोग एक्सकवेशन करने से इसका जो नाजुक एनवायरनमेंट को हम उसको देखभाल कर पाएंगे, एज वेल एज हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जितने सारी एक्टिविटीज होना चाहिए उसको भी हम देख पाएंगे। आजकल कभी कभी हम लोग जो हिमालयन का जो स्लोप है, हिमालयन में जो कर्वेचर है,
जो ये एस्पेरिटी है, डायरेक्शन है, इसका पूरा स्टडी करके, लैंड बेस्ड स्टडी करके, सैटेलाइट डेटा लेकर के हम लोग बहुत तरह स्टडी वाडिया इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली हम लोगों का स्टडी का दो ही एम है। जो हिमालयन रीजियन एंड आसपास का रीजियन है, उसमें सिक्योर्ड लाइफ एंड सेफ लाइफ कैसे हम आम जनता तक पहुंच सकते हैं थ्रू आवर जियो साइंस रिसर्च, यही हमारा इंस्टीट्यूट का मैंडेट है। हम इसी बेसिस पे अभी अगला 5 साल एक कैप हिमालय बोल के एक मिशन मोड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। एंड उस मिशन मोड प्रोजेक्ट का एम यही है, वी विल अंडरस्टैंड सम ऑफ द सरफेस एंड सब सरफेस प्रोसेस, वी विल कैरेक्टराइज दोज प्रोसेस टू अंडरस्टैंड what is the seismogenesis of the Himalayan region, what is the geodynamics of the region, what are the climate tectonic interaction going on, how we are able to understand the different natural hazards and provide some sort of management and mitigation, and then what are the different sorts of natural resources, whether it is hydrocarbon, whether it is mineral, whether it is groundwater, whether it is a spring, whether it is a river, उसका बारे में एक होलिस्टिक व्यू में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। एज वेल एज आपको मालूम होगा जो हिमालय में जो 50 साल, 1 लाख, 2 लाख, 1 मिलियन, 50 मिलियन पहले जो जिस तरह से फौना एंड फ्लोरा था, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ फौना एंड फ्लोरा एक्सटिंक्ट हो गया, न्यू फौना एंड फ्लोरा इवॉल्व हुआ है। तो उसके भी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग बायोटिक इवोल्यूशन ऑफ द हिमालय भी स्टडी कर रहा है। तो दिस इज आवर होलिस्टिक अप्रोच फ्रॉम वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। एंड हम लोग इस तरह से आगे जनकल्याण के लिए क्या कर सकता है, बिग साइंस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस कर सकता है, इसी मैंडेट के साथ ही रिसर्च कर रहा हूँ और आगे इस तरह से हम लोग रिसर्च करते रहूँगा। डेफिनेटली देखिए, जो रिसर्च हम लोग करते हैं वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालयन जियोलॉजी में, वो अल्टीमेटली द नॉलेज जो गेन करता है थ्रू साइंस, उसको डिसेमिनेट करना है आम जनता में। हम लोग क्या करते हैं, उसको पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश हो जाता है, पूरा वर्ल्ड में नॉलेज डिसेमिनेट हो जाता है। लेकिन आपके जो माध्यम है स्पॉट्स हिमालय, जो बेसिकली हम लोग जो कर नहीं सकता है, आम जनता ईच एंड एवरी पर्सन दूर दूर तक पहुंचाने के लिए आपके मीडिया जिस तरह से काम कर रहेगा, स्पॉट्स हिमालय जिस तरह से काम करेगा, एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट उस तरह के नहीं कर पाएगा। साइंटिफिक इंस्टीट्यूट उसमें रिसर्च करेगा, उसका नॉलेज गेन करेगा, पब्लिश करेगा, लेकिन आम जनता का तक पहुंचाने के लिए स्पॉट्स हिमालय कर सकता है। एंड मैं इसमें देख रहा हूँ स्पॉट्स हिमालय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एंड इस तरह का जो करते रहेंगे, जितना सारी रिसर्च हम लोग अभी तक कर चुके हैं, जितना सारी नॉलेज हम लोग गेन किया है, उसको डिसेमिनेशन का बेस्ट मीडिया स्पॉट्स हिमालय एंड आपका माध्यम से ही हो सकता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिफिक नॉलेज जो हम लोग गेन करता है, उसको भी कोई स्टेक होल्डर होना है। कैसे वो नॉलेज को यूटिलाइज करके एक प्रोडक्ट बना सकता है, कैसे उस नॉलेज को ले करके हमारा जो सोसाइटी का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और इंडस्ट्रियल चैलेंज को हम लोग तो ऐसे एक जर्नल में पब्लिश कर देते हैं। लेकिन जैसे 2-3 चीजें यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगा। अभी हम लोग बातें कर रहे हैं जो जोशीमठ में ग्रीन एनर्जी, इसको हम लोग टैप करेंगे, जियोथर्मल एनर्जी को, जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक प्रयास हो रहा है। अगर सक्सेसफुल हो गया तो सक्सेसफुल होने के बाद वहाँ पर हमारा एक पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री फॉर द कन्वर्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगा, उससे कई लोगों का वहाँ पर जॉब मिलेगा। फिर यहाँ पर जो गर्म पानी ऊपर आता है, उसको भी अगर ठीक तरह से कोई यूटिलाइज करना चाहता है, जो स्विमिंग पूल बनाएंगे, बहुत सारी पिलग्रिमेज जाता है, तो ठंडा में अगर उसमें स्विमिंग करेगा, स्विमिंग से उसमें कुछ सल्फर एंड अदर मटेरियल्स है जो स्किन डिजीज के काम में भी आता है, मेडिसिनल काम में भी आता है। तो जब हमारा सक्सेस स्टोरी उस तरह से बनने जाएगा, आपका मीडिया थ्रू चला जाएगा, तो दूसरा तीसरा लोग भी सोच सकता है हम भी इस तरह के उस पानी को यूज करके हम एक स्विमिंग पूल बनाएंगे। कोई सोचेगा उससे पानी लेकर के हमने भी बोतल में मेडिसिन बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये नॉलेज जब आपके थ्रू वो लोग के पास पहुंचेगा, छोटा छोटा माइक्रो मिनी जो इंडस्ट्री पैदा हो जाएगा। लेकिन ये नॉलेज उसके पास डायरेक्टली हम नहीं पहुंचा पा रहा है, तो ये मीडियम के थ्रू ये पहुंच जाएगा, तो वो भी सोचेगा ये जब सक्सेस हो गया तो मेरा भी रास्ता ओपन हो गया।
तो वो चीज हम लोग इसके थ्रू जा सकता है। दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट, कभी भी किसी जगह में जो हम लोग बोल रहा है मिनरल्स है, हाइड्रोकार्बन है, पब्लिश हो जाता है, लेकिन फिर आपके थ्रू जब हमारा वो मैसेज चला जाता है तो जो स्टेक होल्डर है उसका कान में पहुंच जाता है, तो उसको लगता है चलो भाई यहाँ पर तो इतना कुछ है, चलो और क्या साइंटिफिक वे है। नॉन साइंटिफिक वे में, अनप्लान्ड वे में उसको एक्सकवेशन तो करने नहीं दूंगा, एनवायरमेंट जाएगा, तो लेकिन उसको सोच में आएगा एक स्टेक होल्डर को, चलो इसमें हम कुछ कर सकता है, हमारा उसमें एनर्जी निकल सकता है, मिनरल निकल सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, ये सोच उनके पास जाएगा। तीसरा चीज ये हो सकता है, हम लोग भी इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी करता है, कौन सा नदी कहाँ ऊपर से नीचे आकर के कहाँ पर फोर्स ज्यादा है, कहाँ पर स्लोप ज्यादा है, कहाँ पर आपको उस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में ज्यादा आपको प्रोडक्शन हो सकता है। फिर पैरेलली वहाँ पर ज्यादा होगा तो फिर हम पैरेलली उनको ये भी बताते हैं, वहाँ पर हमारा अगर कोई हैजर्ड हो गया, दो हाई ऑल्टीट्यूड में कुछ आपदा आ गया, तो वो उसका डैमेज भी यहाँ पर ज्यादा होगा। तो ऑप्टिमली अगर ये इंफॉर्मेशन हम लोग जब आपके थ्रू पहुंच जाएगा, तो वो स्टेक होल्डर को भी मालूम है यहाँ पर हमका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन कम है, रिस्क कम है, तो बैलेंस करके वो यहीं पर ही बनाएगा। यहाँ पर बनाएगा तो उसको रिस्क ज्यादा होगा कभी भी, एंड जब हाई फोर्स में भी आएगा तो उसका टर्बाइन में भी वो सैंड का इरोजन, एब्रेशन हो सकता है, उस कुछ दिनों के बाद उसका फंक्शनलिटी कम हो सकता है। तो बहुत तरह इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज जो हम साइंस के थ्रू जनरेट करते हैं, हम जर्नल में पब्लिश करके डिसेमिनेट करता है, और आपके थ्रू अगर जल्दी पहुंच गया, फ्लैश हो गया, तो वो न्यूज वो जिस तरह से उसका सेल होगा, अगर प्रोडक्ट में जो साइंटिफिक नॉलेज अगर प्रोडक्ट में ट्रांसलेट करने का अपॉर्चुनिटी है, तो वो पकड़ लेगा इजीली, एंड वो बोलेगा हम उसको करने के लिए तैयार है। तो लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस, लॉट ऑफ एडवांटेज, अपॉर्चुनिटीज आर देयर स्पॉट्स हिमालय, और इस तरह से प्रोग्राम जिस तरह से आप चला रहे, अगर इसको आम जनता के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है, और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जिस तरह से कर रहा है उसको भी आम जनता तक पहुंचने के लिए आपका बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उसको भी आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं, हम विश करते हैं, एंड हम हमेशा यही देखना चाहते हैं ये और बड़ा सक्सेस हो जाए, और सक्सेस हो गया तो हमारा पूरा कंट्री के लिए सक्सेस होगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फायदा होगा, सबके लिए होगा। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जब हिमालय उधर भी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्पॉट्स हिमालय है, वर्ड टू वर्ड एक के साथ जोड़ी गया, तो इसका मतलब यही है दे हमारा जितना भी हम साइंस हिमालय के लिए कर रहे हैं, अगर वो हिमालय का साथ जुड़े हुए लोगों का फायदा नहीं है, तो इस तरह का साइंस करने का कुछ मतलब ही नहीं है। और वो तो साइंस करने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन कैसे वो आम जनता तक पहुंचाएंगे, आप कर रहे हैं, तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। Thank you very much for invitation. It was a great pleasure and giving an interview and talk to you. I really enjoyed. Thank you very much.